वन पीस चैप्टर 1138 बहुत ज्यादा जबरदस्त है। मुझे तो एक टाइम पर यकीन नहीं हो रहा है, जब से एल्बाफ शुरू हुआ है हर एक चैप्टर अपने पिछले चैप्टर से ज्यादा भौकाल लेकर आ रहा है, रीडर्स की कच्चियां गीली कर दे रहा है। इस चैप्टर को ही देख लो, जहां पर हम शैंक्स और शैमरॉक के रिलेशन, शैमरॉक की पावर और साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री को ऐसे मुंह पर फेंक के मारा है कि सारा गुने भाग की गांड फट गई है। इतना सब कुछ एक साथ देखने के बाद तो मांगा अलग ही हिट कर रही है, और अब तो स्पॉयलर्स आने के बाद से दिमाग में थ्योरीज और कहानियां शुरू हो जाती हैं। इस चैप्टर से एक बात तो प्रूव हो जाती है, ओडा हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही हमारे सामने डिलीवर करते हैं। शैमरॉक की स्वॉर्ड पर एक मिथिकल जोन डेवल फ्रूट, वो भी सेब्रस का, जिस फ्रूट का मैं ब्लैक बेड के पास होने का सोच रहा था वो होली नाइट के सिर्फ स्वॉर्ड के पास है। यानी अब बेटा पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है। चैप्टर 1138 एकदम फायर है, जिसका टाइटल है हार्ले द सेक्रेट बुक ऑफ एल्बाफ। चैप्टर की शुरुआत में हम होजू के हाइड आउट को देखते हैं, जहां पर होजू अपने वानो कुनी के आउटफिट को पहनकर राजा बन के बैठा हुआ है और उसके चटर मटर उसकी मौज मस्ती को देख रहे हैं। होजू बढ़िया लौंडियों के बीच में दारू के मजे ले रहा है, और वहीं पे एल्बाफ में आग लगा रखी है। जिस लोकी को बिना तेल के पेलने के बाद गुंको ने बेहोश कर दिया था, वो अब वापस होश में आ चुका है और एक और राउंड की डिमांड कर रहा है। लोकी अपने आप को होश में रखने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा है, और वो शैमरॉक से पूछता है कि क्या वो रेड हेयर पायरेट से रिलेटेड है। गुंको लोकी से कहते कि बिहेव योरसेल्फ, तुझे कुछ भी पूछने का अधिकार नहीं है। अब लोकी का ऐसा सोचना लाजमी है, क्योंकि शैमरॉक और शैंक्स का फेस एक जैसा है। शैंक्स जो एक इन्फेमस पायरेट क्रू का कैप्टन, और शैमरॉक जो एक सेलेस्टियल ड्रैगन है और इवन होली नाइट्स का लीडर भी है, और दोनों का फेस एक जैसा होना लोकी भी ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। पर शैमरॉक इस राज को खोलता है। शैमरॉक बताता है कि वो पायरेट मेरा छोटा भाई है, वो मुझसे अलग हो गया था, पर शैंक्स एक बार मरेजुआ में भी गया था, बट उसे वो जिंदगी रास नहीं आई और वो अपनी पुरानी फिल्थी लाइफ में इंटरेस्टेड ज्यादा था। शैमरॉक की बातों से शैंक्स के लिए बस दया वाली फीलिंग आ रही है कि शैंक्स ने अपनी लाइफ का इकलौता चांस खो दिया। शैमरॉक के मुंह से ये सब पता चलने के बाद लोकी कहता है कि कितने मजे की बात है कि इस ब्लड लाइन से मुझे नफरत हो गई है, यानी अब तुम दोनों भाइयों से मुझे बदला लेना, और तुझसे तो अपने दोस्तों का भी। बस एक बार मैं इस चेन से फ्री हो जाऊं। हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी बीज जो लोकी को बचाने आए थे वो मरे हुए पड़े हैं। इतना कुछ सुनने के बाद शैमरॉक लोकी से कहता है कि क्या तू मुझे डरा रहा है। तभी गुंको उसे रोकने के लिए बोलते कि बॉस इस जैसे पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। शैमरॉक बोलता है कि हाँ, मुझे इस पर डायरेक्ट अटैक करने की जरूरत भी नहीं है। वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसकी टिप पर 3 सर बड़े होकर एक सेरब्रस का रूप ले लेते हैं। यहाँ पर सेरब्रस काफी डेंजरस लग रहा है। सेरब्रस की नेक से ब्लैक क्लाउड निकल रहे हैं और हर एक सर अपने मुंह से स्वॉर्ड निकाल लेता है। लोकी इसे देखकर बौरा जाता है कि ये क्या बवाल है। शैमरॉक कहता है कि ये मेरी स्वॉर्ड है, और इसके बाद गुंको अपने एरो से एक बर्ड को क्रिएट करती है और यहां से निकलने को कहती है। शैमरॉक अपनी स्वॉर्ड के तीनों सरों को ऑर्डर देता है लोकी पे अटैक करने का, और वो बोलता है स्क्रैम्बल, यानी ये उसका अटैक है। सेब्रस के सर स्वॉर्ड से अलग होकर लोकी पे अटैक करते हैं। इसके बाद शैमरॉक की स्वॉर्ड अपने नॉर्मल शेप में आ जाती है। शैमरॉक और गुंको अपने बर्ड पे सवार हो जाते हैं। शैमरॉक जाते हुए लोकी से कहता है कि अगर तू इस अटैक को सर्वाइव कर गया तो मुझसे बदला लेने की सोचना और मुझसे बदला लेने आ जाना। जब टाइम मिले मैं तब तुझसे फाइट करूंगा। इस अटैक को देखकर लोकी की भी फट जाती है। तीनों सर लोकी की तरफ फुल स्पीड में बढ़ रहे हैं और उनके मुंह में स्वॉर्ड भी है, और ये तीनों स्वॉर्ड एक साथ लोकी को हिट करती है। इस पैनल पे साफ दिखता है कि लोकी क्या दर्द फील कर रहा है, उसकी चीखें निकल गई हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि शैमरॉक और गुंको आपस में बात कर रहे हैं। शैमरॉक गुंको से बोलता है कि ऐसे वॉरियर्स को अपने अंटे में लेना काम नहीं करेगा, हमें बच्चों से शुरुआत करनी चाहिए। इसीलिए वो एक और बंदे को बुलाने को कहता है। गुंको उससे बोलते कि मुझे किसे बुलाना चाहिए। आगे हम ऑरेस्ट कासल को देखते हैं, जहां पर लूफी, जोरो, नामी और रोड हैं। लूफी जमीन पर गिरे हुए जाइंट गार्ड से बात करता है, पर उसकी बात सुनकर उसे काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि गार्ड के अकॉर्डिंग शैंक्स ने यहाँ पे अटैक किया था। लूफी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि शैंक्स ऐसा भी कुछ कर सकता है। गार्ड कहता है कि वो शैंक्स ही था, वो कई बार एल्बाफ आया है, तो मैं उसे पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकता। लूफी कहता है कि शैंक्स ऐसा कुछ सेंसलेस चीज नहीं कर सकता। नामी कहते हैं कि तुम्हें शैंक्स के ऊपर काफी भरोसा है। लूफी यहाँ पर गुस्से में कहता है कि बहुत ज्यादा भरोसा है, तुम तब समझोगे जब कोई मेलमेयर के बारे में ऐसी बात बोलेगा। नामी कहते हैं कि तुम शायद बेलमेयर के बारे में बात कर रहे होगे। लूफी जिस तरह से गलत नाम लेता है, ये कॉन्फिडेंस मुझे भी चाहिए अपनी लाइफ में। आगे लूफी की बात सुनने के बाद जाइंट कहता है कि जिसने भी मेरी ऐसी मारी है वो शैंक्स जैसा ही दिख रहा है, क्या
क्या पता वो उसका भाई हो। लूफी बोलता है कि शैंक्स का भाई, पर मैंने कभी उसकी फैमिली के बारे में नहीं सुना क्योंकि वो बचपन से एक पायरेट है। उसकी फैमिली बस रॉजर, रेली और उसका बाकी क्रू है, बस बगी को छोड़कर। अब यहाँ पर लूफी अपने गॉडफादर को जस्टिफाई करते हुए रॉजर पायरेट के बारे में बात कर ही रहा होता है, तभी हम फाइनली उस मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो एल्बाफ के बीच पर बैठकर शुरुआत में स्ट्रॉ हैट पायरेट का आने का वेट कर रहा था। ये मिस्टीरियस पर्सन ऑरेस्ट कासल की तरफ ही बढ़ रहा है। हम उसके व्यू पॉइंट से कासल के डोर को देखते हैं, तभी मेरी बंदी की मूड की तरह यहाँ पर सीन चेंज हो जाता और फ्रैंकी मिया अपने ख्याली जीवन को जी रही है। फ्रैंकी ट्रेजर ट्री एडम को देखता और कहता है कि ओ ये है ट्रेजर ट्री एडम जिसका दाम दुनिया में बहुत ज्यादा है। रिप्ले कहते हैं कि शायद मुझे भी इसे बेचना शुरू कर देना चाहिए। यहाँ पर फ्रैंकी को रिप्ले ने अपने हाथों में उठाया जैसे वो रोबोट डोल हो। फ्रैंकी रिप्ले से कहता है कि सोल ने हमें वार्न किया है कि ये एक सेक्रेट सिटी है और यहाँ पर लेन देन नहीं करना। वो रिप्ले के साथ ट्रेजर ट्री एडम को एग्जामिन कर रहा है और वो अपने सामने बड़े बड़े प्रोग्राम को देखता है, रिप्ले के नहीं बल्कि ट्रेजर ट्री एडम पे बनी हुई पेंटिंग को। रिप्ले कहते हैं कि शायद ये बच्चों की ड्राइंग है जो काफी टाइम पहले बनाई गई है और अब ये ट्री का पार्ट बन गया है। ये ड्राइंग वैसे ही है जैसे पार्क में एक प्रेमी जोड़ा एक दूसरे का नाम लिखता है दिल बनाकर आई लव यू। यानी साली नस्ल कोई भी हो, जाइंट या फिर ह्यूमन, कीड़ा सबकी बुंड में है पेड़ों पर लिखने का। रिप्ले आगे बताते हैं कि ये म्यूरल्स एल्बाफ के कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है जिसे लगभग 800 या 900 साल पहले बनाया गया होगा। यानी ये वाइड सेंचुरी की रंगोली जिसे जॉय बॉय ने ईमू के दूध से बनाया था। और अब ये सुनकर फ्रैंक की खुशी और शौक के स्ट्रिप पर एक साथ चल पड़ता है, बट मेरी बात पर नहीं बल्कि रिप्ले की। फ्रैंकी कहता है कि फिर तो हमें ये रॉबिन को दिखाना चाहिए क्योंकि इस ड्राइंग में सिर्फ जाइंट नहीं है। रिप्ले कहती है क्या पता ये सब कुछ बस किसी बच्चे का ड्रीम हो। ये ड्राइंग कुछ इस प्रकार है, एक सेक्सी मरमेड, एक सेक्स डॉल यानी एक एमेथ की तरह रोबोट और एक अजीब सा क्रिएचर जिसके कान काफी स्ट्रेंज है। यानी यहाँ पर 3 ड्राइंग में इन्होंने पूरी हिस्ट्री के 3 फाइटर दिखा दिए जो एल्बाफ के साथ थे। फर्स्ट पर कोई स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ जानवर, सेकंड पर उसकी बंदी मरमेड प्रिंसेस और थर्ड पर है एमेथ मामो। आगे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम आउल लाइब्रेरी को देखते हैं। यहाँ पर रॉबिन सोल से कहते हैं कि तो ये है हार्ले। सोल हार्ले बुक को निकालकर रॉबिन को दिखाता है। हार्ले काफी पुरानी बुक है जिसने एल्बाफ में बहुत सारे मिथ को निरोध के बिना जन्म दिया है। सोल बताता है कि सन गॉड में सभी लोगों के बिलीफ अलग अलग है। रॉबिन कहते कि तो हर एल्बाफ का वॉरियर एक अलग सन गॉड में बिलीव रखता है पर उसकी रिदम पूरी दुनिया में होप का सिंबल है। हार्ले बुक में 3 चैप्टर दिए गए, हर एक चैप्टर एक दुनिया को रिप्रेजेंट करता है और इन तीनों चैप्टर का मतलब है 2 जो खत्म हो चुके हैं और थर्ड जिसमें हम करंटली जी रहे हैं। और थर्ड चैप्टर की एंडिंग ऑलरेडी उसमें लिखी हुई है, यानी एक तरीके से उसमें फ्यूचर लिखा है। रॉबिन उस बुक को पढ़ने में काफी इंटरेस्टेड है। रॉबिन जैसे जैसे उसे पढ़ती है हमें उस लाइन और ड्राइंग के बीच का रिलेशन दिखाया जाता है। वो बस एक ड्राइंग या फिर ये बस ऑर्डिनरी सविता भाभी की बुक नहीं है बल्कि वो उस ड्राइंग के पीछे की मीनिंग काफी कॉम्प्लेक्स है और उसमें मस्तराम की तरह स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन भी दी है। रॉबिन कहते हैं कि वो इन डिटेल्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेगी। हम देखते हैं कि ट्रेजर ट्री एडम इस म्यूरल्स यानी ड्राइंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ट्री के ऊपर पार्ट में एक उड़ने वाला मॉन्स्टर है जो अपने मुंह से आग उगल रहा है और राइट साइड में काफी सारा सामान है जिसमें एक साइड में सिटी पर बड़े बड़े सरपेंट अटैक कर रहे हैं और वहीं पर दूसरी साइड में आर्क है जहां पर राजा, एंजल और जानवर एक साथ हैं। इस पार्ट में मून और कुछ लोगों को देख रहे हैं जो मून को कुछ चढ़ा रहे हैं। वहीं पर लेफ्ट साइड की ड्राइंग में एक बड़ी सी बैटल को दिखाया जाता है जहां पर नीका या फिर जॉय बॉय उस फ्लाइंग डीमन से फाइट कर रहा है पर उस मॉन्स्टर ने अपने हाथ में सन को ले रखा है। नीका इस मॉन्स्टर से जाइंट, समुराई, लुनेरियंस, मिंक, मरमेड, एंजल, रोबोट यानी हर रेस के साथ मिलकर फाइट कर रहा है। इस ड्राइंग के साथ साथ हम हार्ले के टेक्स्ट को भी पढ़ते हैं पर यह ड्राइंग ऑलरेडी 2 वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड या फिर जब पहली बार वॉर हुई थी जिसमें मैनकाइंड यानी ह्यूमंस ने अपनी पावर को अपनी डिजायर की वजह से बहुत बढ़ा लिया था। उसकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस और डिस्ट्रक्टिव हो गई थी। इस पिक्चर में हम कई सारे लोगों को देखते हैं जो किसी वेपन टाइप को पावर अप कर रहे हैं अटैक करने के लिए। वहीं पर दूसरी पिक्चर में एक जाइंट फिगर जिसके हाथ में सन है उससे सभी स्पीसीज मिलकर फाइट कर रहे हैं। इसमें सबसे आगे जॉय बॉय और नीका है, उसके हाथ में स्वॉर्ड और शील्ड है। एंसेंट, जाइंट, एमेथ है, एक वेल, उसके ऊपर ह्यूमंस बैठे हैं। कई सारे पायरेट ग्रुप है जो एक फ्लैग के नीचे फाइट कर रहे हैं। मरमेड, एंजल, मिंग, समुराई,
टोंटाटा, एवरी सिंगल रेस इस वॉर का पार्ट है। और ये सब कुछ भांग भोसड़ा बस एक क्रिएचर के लिए, एक डीमनी क्रिएचर जिसके विंग्स है। तो हो सकता है यही क्रिएचर गॉड ऑफ सी है जो अपने रैम्पेज पर है। इस पूरी पिक्चर के सेंटर में खड़ा फ्रैंकी काफी कूल लग रहा है। फ्रैंकी यहां पर पीछे से एकदम अहमद की तरह दिख रहा है, यानी थर्ड वर्ल्ड कप पार्टिसिपेंट लूफी और एक टीम है। क्या वो उन तीनों पावर्स को एक साथ ला सकता है, ये यहां पर देखना है। वैसे इस चैप्टर मुझे काफी बढ़िया लगा, खासकर शैमरॉक की स्वॉर्ड की पावर का रिवील होना। तुम्हारा इस चैप्टर का कौन सा फेवरेट पार्ट है, नीचे कमेंट्स में कमेंट करो, और वीडियो कैसे लगे ये भी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं जल्द ही।